अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सवेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है मेजर गौरव आर्या डिस्कस ऑन हू इज़ द रियल दुश्मन इनोमी। कौन है, चाइना है, पाकिस्तान है या कोई दूसरा है? क्योंकि हम तो चाइना पर तवज्जो ही नहीं दी और पाकिस्तान पर तवज्जो देते हैं कि पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जाने वाली है। आओ वीडियो स्टार्ट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम एक नया वीडियो रिलीज करें। जय हिंद। हमारे 3 स्ट्राइक कोर हैं इंडिया में। इंडियन आर्मी के 3 स्ट्राइक कोर हैं, 1 कोर, 2 कोर, 21 कोर। और ये सब के सब जो हैं ये वेस्ट की तरफ देखते हैं, यानी कि ये देखते हैं पाकिस्तान की तरफ। चीन की तरफ देखने वाला स्ट्राइक कोर हमारे पास है नहीं। 17 कोर जो पानागढ़ में है उसके ऊपर काम चल रहा है और बहुत वक्त लगेगा, जबकि पूरा का पूरा वो स्ट्राइक कोर बन जाएगा। ये हम लोग हर समय पाकिस्तान की तरफ देखते गए, देखते और देखते चले आए। 72-73 साल हो गए। हमने चाइना को इग्नोर कर दिया। हमारे बगल में एक महाशक्ति तैयार हो रही थी और शायद हमने वो तवज्जो नहीं दी चीन को जो हमने पाकिस्तान को दी। इस मामले को जरा समझते हैं, गहराई में जाते हैं। मेरे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। जीओसी थे 15 कोर के और अभी फिलहाल हैं चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। सर जय हिंद, बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सर जय हिंद, शुक्रिया बहुत बहुत। सर वेस्ट लुकिंग में भी सर जैसे पंजाब, राजस्थान एंड अगर मैं नॉर्थ वेस्ट बोल दूं थोड़ा सा वो जम्मू वाला एरिया, कश्मीर वाला एरिया, ज़्यादातर यहाँ पे भारतीय सेना का फोकस रहा है और आकर्षण का केंद्र है, जो अट्रैक्शन रहा है सर वो यहीं पे रहा है। हम लोग मैक वॉरफेयर की बात करें सर या हम इन्फेंट्री ऑपरेशंस की बात करें, जितना भी है सारा का सारा सर वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट तक ही रहा है। कहीं ना कहीं क्या हमने चाइना को इग्नोर कर दिया सर अभी तक? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है गौरव। जहाँ तक मेरा जवाब का सवाल है, मैं समझता हूँ 1962 जो है वो भी एक बड़ा ऐतिहासिक मौका था। मैं शुरुआत करता हूँ चीन की तरफ से कि 1962 में भारत की फौज उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकी जैसे उसको करना चाहिए था। कुछ वजह थी, हमको सब कुछ मालूम है कि पैसा बहुत कम दिया था, इन्वेस्टमेंट बहुत कम किया था, हथियार और इक्विपमेंट हमारे पास नहीं थे। और उसके बाद भारत जो है जहाँ तक चीन के बॉर्डर थे उनको तरफ देखने के लिए थोड़ा हिचकिचाने लगा और एक शेल में चला गया। 1965 की लड़ाई आई, 1971 की लड़ाई आई, 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया और पाकिस्तान की फौज को पछाड़ा। वो एक अट्रैक्शन बन गया। ये भी खत्म हो जाता पूरा अगर 1987, 88, 1990 में ये शुरुआत पाकिस्तान नहीं करता हाइब्रिड लड़ाई की जम्मू कश्मीर में। क्योंकि पिछले तकरीबन 31 साल से अब ये लड़ाई जम्मू कश्मीर में चल रही है, लो प्रोफाइल LIC किस्म की लड़ाई चल रही है, इसलिए तवज्जो जो है, फोकस जो है भारत का वो जम्मू कश्मीर की तरफ रहा और पोटेंशियली वेस्टर्न बैडवर्ड, पश्चिम सरहदों की तरफ रहा। बीच में ऑपरेशन पराक्रम भी आ गया, कारगिल भी आ गया। इसकी वजह से हर वक्त तवज्जो हमारी इसी तरफ रही। चीन की तरफ देखने में तो पहली दफे मेरे ख्याल में बहुत सालों के बाद जॉर्ज फर्नांडिस ने 1997-98 में तकरीबन जी हमारी सबकी गौर जो है उस तरफ की और कहा कि असलियत में चीन हमारा जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है। और उसके बाद चाइना स्टडी ग्रुप बना और तब से चाइना स्टडी ग्रुप ने एनालिसिस की और फोकस रहा है। मगर तब भी जो एक तरीके से आप समझिए ऑब्सेसिव जो तवज्जो होती है वो तब भी पाकिस्तान की तरफ रही। क्या ये ऐतिहासिक वजह है क्योंकि पाकिस्तान भारत एक हिस्सा थे पहले, दोनों बंटवारे के बाद दोनों अलग अलग हुए और बड़े अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस में हुए। ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। भारत जो है हर समय चाहता है कि पाकिस्तान जो है उससे उसके ऊपर वो हावी रहे और मिलिटरीली पाकिस्तान जो है कोई दखलंदाजी जो है भारत के अंदर या भारत के सरहदों पे ना कर सके। सर कहीं भारतीय सेना के अंदर भी वो एक जिसको कहते हैं एक रेसिस्टेंस था
जब जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने यह बोला कि असली थ्रेट चाइना है, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं जितना चाइना है, तो मुझे याद है उस वक्त सर मैं फौज में ही था और मैंने भी ये सुना था कि वाइल नोबडी विल ओपनली डिसएग्री विद द डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन ये बात थी कि हाउ कैन यू नेगेट पाकिस्तान, आप ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान थ्रेट नहीं है? पाकिस्तान तो थ्रेट है, रहेगा और था भी पहले। ये एक माइंडसेट था। तो क्या भारतीय सेना के अंदर से भी सर एक रेसिस्टेंस था, एक जिसको कहते हैं एक दिस पुशबैक था टू दिस थ्योरी दैट वी मस्ट फोकस ऑन चाइना? बड़ा दिलचस्प आपका ऑब्जर्वेशन है, मगर ये याद दिला दूं आपको मैं कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब के ऑब्जर्वेशन के वक्त 97-98 का मेरे ख्याल में साल था। जी जी। एक साल के अंदर कारगिल का युद्ध आ गया और उसके बाद 2001 में पार्लियामेंट संसद के ऊपर हमला हो गया, 2002 में पूरा ऑपरेशन पराक्रम चला और उसके बाद आपको अगर याद है तो प्रोएक्टिव स्ट्रेटजी, जिसको पाकिस्तान में बहुत दफे कहते हैं कोल्ड स्टार्ट के नाम से, वो शुरू हो गई। ये बड़ी रोमांटिक टर्मिनोलॉजीज हैं सब, और लड़ाई के माहौल में, इन सिक्योरिटी के माहौल में जब ये रोमांटिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होती हैं तो बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं। उसके वजह से तवज्जो इधर ही रही और चाइना स्टडी ग्रुप ने काफी उस वक्त तक काम कर लिया था। मुझे याद है मैं पर्सपेक्टिव प्लानिंग डायरेक्टरेट में था आर्मी हेडक्वार्टर के 2005 में, और हमारा 11वां प्लान, 5 ईयर प्लान जो था वो बन रहा था और उसमें हम काफी फोकस जो थे वो चीन की तरफ कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंडियन आर्मी की तरफ कर रहे थे, मगर सरकार के अंदर कोई एंथुजियाज्म, इस तरह का कोई ट्रैक्शन जो था फौज को समझना और फौज के इंडियन आर्मी के परसेप्शंस के ऊपर कुछ तवज्जो देना, ये जरा इसके अंदर हिचकिचाहट थी और ये मेरे ख्याल में काफी दिनों तक चली, जबकि 2010, 11, 12 में जब चीन के सो कॉल्ड वॉक इन ऑपरेशंस लद्दाख में शुरू हुए। वॉक इन ऑपरेशंस का था कि अपने परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पेट्रोल करके और वहां पर टेल साइंस छोड़ना। आपको याद है चॉकलेट के रैपर थे, दूध के टीन होते थे, ये सब छोड़ना। इंडियन आर्मी भी यही करती थी जाकर करना इसके लिए, और ये एक अजीब सी किस्म की लड़ाई थी वहां पर, परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर चल रहा था। 2014 में जब एनडीए सरकार इस दफे आई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इन्वेस्ट किया बहुत चीन के साथ अमन लाने के लिए, और मैं समझता हूं राइटली इसलिए कि हम बहुत बड़े ट्रेड पार्टनर थे। इकोनॉमिक्स जो था बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट डोमेन था भारत चीन के संबंधों में, और उसमें वो और इन्वेस्ट करना चाहते थे और उसके जरिए वो चाहते थे कि हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो स्टेबल रहें, और इवेंचुअली जब हमारी जो इसकी वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली शायद ये सरहदों का प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाए। इसी में इन्वेस्ट किया नरेंद्र मोदी जी ने, और 18 दफे शी जिनपिंग से मिले इसके लिए। मगर इसके बावजूद आखिर में 2020 में चाइना ने एक बैक स्टैबिंग की। इसके धोखा था सर, धोखा बिल्कुल। जितना इन्वेस्ट किया था मोदी जी ने इसके अंदर, वो शी जिनपिंग ने वापस एक चाकू घोंप कर हमारे ये किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी भी पब्लिकली ये नहीं कहा कि चीन हमारा दुश्मन है, और मैं इसको एक बड़पन समझता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी भी दो देशों के संबंधों में कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट। यस सर, एब्सोल्युटली होते हैं। ठीक है, उसका लिहाज करके अगर आप देखें, अगर पिछले साल मई और जून के महीने में ये सब हो रहा था हमारे बीच में, गलवान में ये सब हिंसा हो रही थी, और इस साल फरवरी मार्च के महीने में भारत और चीन जो है दोबारा एक दूसरे के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हो गए। एटलीस्ट भारत जो है उसका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर आज चीन है दोबारा। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ तो सरहदों पे लड़ाई चल रही है, एक तरफ आपके ट्रेड चल रहा है और सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर आप बना रहे हैं। तो ये जो मिसमैच है, ये पैराडॉक्स है, ये अजीब चीज रहेगी हर वक्त, और उसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारी तवज्जो चाइना की तरफ इतनी नहीं रहेगी जहां तक हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है। जी, ये जो 2020 में हुआ है, इससे एक स्पाइक हुआ है, एकदम से बढ़ा है कंसर्न
जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में और चीन के बारे में, और उससे कुछ हद तक वेस्टर्न बॉर्डर्स, पश्चिमी बॉर्डर्स की तरफ जो है फोकस कम हुआ है। मगर मैं समझता हूं कि अगर अमन, शांति, स्टेबिलिटी रही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, तो वो तवज्जो हमारी दोबारा पाकिस्तान की तरफ चली जाएगी। हालांकि हम आज एक बड़ी दिलचस्प स्थिति में हैं जहां पर सीज फायर है जम्मू एंड कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे, डिसएंगेजमेंट हो रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। मेरे ख्याल में यह स्थिति कभी पहले नहीं आई है, और इस स्थिति को हमको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं एक पॉजिटिव तरीके से। सर, हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नराव ने, सर, वो यूएई भी गए, सऊदी भी गए, और फिर और कंट्रीज़ के जनरल्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है दुनिया का कि फाइनली जो फौज के कुछ क्वार्टर्स चाहते थे, इन्वॉल्वमेंट इन डिप्लोमेसी, इन्वॉल्वमेंट इन द लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वो एक हो रहा है। हमारी जो विदेश नीति है उसमें आर्मी को इन्वॉल्व करा जा रहा है, और ऑब्वियसली इन्वॉल्व करा जा रहा है, करना भी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है कि आर्मी की राय क्या होगी चीन को लेके? हमने सऊदी अरब की बात करी, यूएई की बात करी, पर जब हम चीन की बात करते हैं उसमें फौज की जो राय है, क्योंकि सर अंत में तो जो फौज है, चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो उधर नेवी है, साउथ चाइना सी में जो पूरा मामला चल रहा है वहाँ पे हमारी नेवी स्टेशन है उसके पीछे, या फिर हम लोग यहाँ पे बॉर्डर पे आर्मी वाले लड़ रहे हैं, एयरफोर्स वहाँ पे स्टेशन है, उनकी राय क्या होगी इस चीज़ को लेकर? जो हमारी पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक्स एक तरफ, सर फौजी राय क्या होगी? जो आपका पहला ऑब्जर्वेशन कि मिलिट्री डिप्लोमेसी बहुत अहमियत रखती है, बिल्कुल सही है, और इस सरकार ने ख़ास तौर पे इसके ऊपर बहुत फोकस किया है। आप देख रहे हैं कि म्यांमार में विजिट हमारी आर्मी चीफ की फॉरेन सेक्रेटरी के साथ हुई। इसका इन्होंने फ़ायदा उठाया कि हमारे आर्मी चीफ जो थे वो पुराने एक डीए भी थे वहाँ पर, डिफेंस अटैचे, वो म्यांमार में ही थे। और इसके अलावा यूएई में, सऊदी अरेबिया में, जहाँ पर कभी भी हमारे आर्मी चीफ्स की विजिट्स नहीं हुई थी, आज हम इसको अगर लिंकिंग करें तो देख रहे हैं कि एक्चुअली सुनने में ये आ रहा है कि यूएई ने भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस सीज फायर के अंदर। तो क्या हमारे आर्मी चीफ के वहाँ जाने से, क्या उनके साथ कुछ वार्तालाप करके, कुछ डिस्कशंस करने के बाद क्या कुछ आउटकम वहाँ से आया है? ये चीज़ें भी बड़ी अहमियत रखती हैं। मगर जहाँ तक आपका ज़्यादा बड़ा सवाल है कि फ़ौज का अपना रवैया क्या है, परसेप्शन क्या है, मैं समझता हूँ कि एक चीज़ तो सभी फौजी कमांडर ध्यान में रखेंगे, वो ये है कि जो 2020 में हुआ है चीन के साथ, उसके बाद एतबार, ट्रस्ट जो है वो बहुत हद तक गिर गया है, और हम काफ़ी हद तक ट्रस्ट कर रहे थे चाइना को। और ख़ास तौर पे जब हमारी डिप्लोमेसी चल रही थी, वुहान डायलॉग चल रहा था, वुहान स्पिरिट बनाई थी डोकलाम के बाद भी, तब भी हम काफ़ी डिपेंडेंट थे कि डिप्लोमेसी अपना काम कर रही है। मगर इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि डिप्लोमेसी अपनी जगह है और मिलिट्री पॉस्चरिंग अपनी जगह है। मिलिट्री पॉस्चरिंग एक तरीका है जो कंकरेंटली चल सकता है। चीन जो है वो आपके साथ ट्रेड भी करता रहेगा, आपके साथ डिप्लोमेसी भी करता रहेगा, और साथ में मिलिट्री पॉस्चरिंग भी करता रहेगा। तो आपको हर समय तैयार रहना चाहिए, इसके अंदर कोई आपका डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। बॉर्डर्स के ऊपर, सरहद के ऊपर आप देखें कि लद्दाख के अंदर रिस्पॉन्ड करने के लिए टू चाइना, मिरर डिप्लॉयमेंट करने के लिए आपको तकरीबन 2 डिवीजन लाने पड़े जी। 3-4 हफ्ते लगे इनको सर्दी के मौसम के लिए तैयार करना पड़ा, करोड़ों रुपए लगे हैं हमारे लॉजिस्टिक्स में इनको मेंटेन करने के लिए, वहां पर करोड़ों रुपए और आगे खर्च करेंगे इसके ऊपर हम। तो ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। नेवी का खास तौर पे ये है कि नेवी को तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि नेवी का रोल ऐसा है कि कोई अनबन, मतलब आमने सामने कोई फायरिंग नहीं होगी। एक गलवान जैसा इंसिडेंट शायद ना हो कभी भी मैरीटाइम जोन में, मगर एक डोमिनेशन, एक प्रेजेंस और एक कैपेबिलिटी हर वक्त आपके पास होनी चाहिए, ताकि कभी भी आपके ऊपर किसी तरह से वार हो, किसी तरीके से कोई थ्रेट हो, आपकी नेवी जो है वो उसका पूरा सामना कर सकती है, पर्शियन गल्फ से लेकर और स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का तक एंड बियॉन्ड टू साउथ चाइना सी, जहां तक आपका प्रोजेक्शन एरिया है। जी सर, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिप्लोमेसी सर, तो लोगों का यह भी मानना है कि डिप्लोमेसी आपकी उतनी ही तगड़ी होती है, उतनी ही मजबूत होती है, अगर उसको बैकअप करने के लिए आपकी आर्म्ड फोर्सेस तैयार हों।
तब जाके थोड़ा मजा आए जब हमारे डिप्लोमेट्स बात करें दूसरे देश के डिप्लोमेट से, तो उनको भी पता लगे सर कहीं पीछे ना पीछे पानी में INS अरिहंत है, आर्मी है, एक माहौल बनता है उससे। सर आपकी नेगोशिएशन प्रोविस जो है वो स्ट्रांग होती है। डू यू बिलीव इन दिस थ्योरी सर? एब्सोल्युटली। देखिए, ये नहीं तो खोखलापन पड़ जाता है डिप्लोमेसी में। अगर आप आमने सामने टेबल पर बैठे हैं और आपका जो एडवर्सरी है, दुश्मन जो है, उसको मालूम है कि जो आप बात कर रहे हैं उससे बैकअप नहीं होगा, आपके पास काबिलियत नहीं है बैकअप करने की। अब मिसाल, सबसे आसान मिसाल इसकी देखिए कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में श्रीलंका से ये मैसेज दिया था कि मैंने कहा है अपनी फौजों को कि चीन को बाहर निकाल कर फेंक दे सरहदों से, तो चीन के अंदर क्या रिस्पांस हुआ होगा कि इनकी काबिलियत है क्या भारत की फौज की काबिलियत है, फौजों की काबिलियत है कुछ करने की? और उन्होंने देखा उससे बड़ा अनबन हुआ और उन्होंने हमला कर दिया। अगर भारत की फौज के पास, मैं नहीं कहता हूं डिटरेंस, मगर उस वक्त अगर डिसुएसिव कैपेबिलिटी होती जी, कि डिटरेंस और डिसुएसिव के मतलब के बीच में फर्क सिर्फ ये है कि डिटरेंस तो ये है कि अगर आप आएंगे हमारे इलाके में तो हम आपके इलाके में इक्वली जाकर और आपके ऊपर भी वार कर सकते हैं। डिसुएजन ये है कि वो आएंगे आप अंदर तो आप इतना सफर करेंगे कि आपके लिए जो आउटकम होगा वो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ये फर्क होता है डिटरेंस और डिसुएजन के बीच में। तो डिसुएजन जो है, कम से कम अगर डिसुएजन ना हो, अगर होता उस वक्त, तो चीन शायद नहीं वार करता हमारे ऊपर, नहीं हमला करता 1962 में भी। मगर भारत की फौज बिल्कुल कमजोर थी उस वक्त। तो इसलिए जो आपका ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है और इसमें कोई छूट नहीं होनी चाहिए। ये एक प्रोग्रेसिव तरीके से चलना चाहिए। अभी तक मैं कहता हूं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस नहीं हुआ है। मनी आर्मीज ऑफ द वर्ल्ड 1990, 93, 2003 के बाद खासतौर पे ट्रांसफॉर्मेशन मोड में गए हैं। मतलब बिल्कुल ही डॉक्ट्रिनल चेंज हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज हुआ है, वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स का प्रोफाइल चेंज हुआ है। इसमें बहुत पैसा लगता है, वक्त लगता है, इंटेलेक्ट लगता है, बहुत हद तक आपको अप्लाई करना पड़ता है अपना दिमाग। ये सब हो रहा है भारत की फौजों में अभी। CDS बनने से हो रहा है, थिएटराइजेशन जो हो रहा है इस वक्त, कॉमन लॉजिस्टिक्स बिटवीन दी 3 आर्म्ड फोर्सेस, ये हो रही हैं। बाकी आप इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, स्ट्राइक कोर को शायद आप हल्का बना रहे हैं और ज़्यादा स्ट्राइक ग्रुप्स बना रहे हैं। ये सब चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशनल दिशा की तरफ जा रही हैं। इसका वक्त लगेगा, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत करना पड़ेगा। कभी भी भारत को ये नहीं समझना चाहिए कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट उसके लिए कोई काम नहीं, उसके लिए कोई फायदा नहीं लाएगा। ये जो है इनडिटर्मिनेट है, इसको कभी आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते और ये फायदे हर वक्त आपके लिए रहेंगे आपकी डिप्लोमेसी को बैक करने। सर ये जो भारत और चाइना का पावर का इम्बैलेंस है ये तो बना रहेगा सर, क्योंकि इसमें कैपेबिलिटी के साथ यू ऑल्सो नीड अ बिगर चेकबुक, एंड इन द नियर फ्यूचर, सर फोर्सिबल फ्यूचर, वी विल नॉट हैव अ चेकबुक, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, एज बिग एज चाइना। ये बात तो सही है, पर आप एक बड़े ज़बरदस्त प्रोपोनेंट हैं ऑफ नॉन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। आप हाइब्रिड वॉरफेयर की बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि अगर हम चीन के तनाजुर में देखें, अगर हम चीन के एक कॉन्टेक्स्ट में देखें इस चीज़ को, क्या आपको लगता है कि सर ये कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी पड़ेगी जो हम आज तक नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं सर एक रोमांस है फाइटर जेट का, एक सबमरीन का रोमांस है, वो इन्फेंट्री ट्रूप्स का, टैंक्स का, आर्टिलरी का एक रोमांस है। बट अगर हम साइबर वॉरफेयर देखें, इट्स समथिंग इन द शैडोज सर। बट यू बीन अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट। आप हर समय, मैंने देखा, हाइब्रिड वॉरफेयर की बड़ी जबरदस्त बात करते हैं। आपको लगता है कि हमें कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए विज़ावी चाइना? बिकॉज जो पावर, कमजोर वर्ड में यहां पे यूज नहीं करूंगा, लेकिन चाइना के पास हमसे ज्यादा वसाइल हैं, ये बात सच है। चाइना के पास हमसे ज्यादा पैसा है, ये भी बात सच है। चाइना को मैच करना है तो हम कन्वेंशनल स्ट्रेंथ सिर्फ उससे मैच नहीं कर सकते। डिप्लोमेसी अलग बात है सर। आपको याद होगा मैंने चाणक्य फोरम में एक आर्टिकल लिखा था ऑन इनविजिबल वॉरफेयर। यस सर, आपको याद है? यस सर। उसमें ये चीजें मैंने एनालाइज की थी बहुत हद तक और कहा था कि आजकल आधुनिक लड़ाई जो है वो ज्यादातर इनविजिबल है। साइबर इनविजिबल है, साइकोलॉजिकल इनविजिबल है, ग्रे जोन इनविजिबल है। ये चीन ने बहुत पहले सीख लिया। 1993 में वो आप वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस की एक डॉक्ट्रिन बनाई उन्होंने। 2013 में वो 3 स्ट्रैटेजीज ले आए, मीडिया, साइबर एंड लीगल, वो ले आए। और इसको बैकिंग जो थी, ये स्ट्रैटेजीज की बैकिंग भी सॉलिड आर्म्ड फोर्सेस कैपेबिलिटी के साथ की। ये हमको भूल जाना चाहिए कि अगर हम सिर्फ समझें कि हम
सॉफ्ट हाइब्रिड वॉर लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं तो वो नामुमकिन है। सॉफ्ट हाइब्रिड वॉर एक तरीका है लड़ने का, मगर बैकिंग, जैसे आपने डिप्लोमेसी की बात की, उसी तरह से आपको बैकिंग पूरे हद तक करनी पड़ेगी, जो चीन ने भी अपने 3 वॉर स्ट्रैटेजीज के लिए बैकिंग करी है। हमारा प्रॉब्लम ये रहा है कि हमने इस तरीके के नॉन काइनेटिक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है। मैं नहीं कहूंगा इन्वेस्टमेंट पैसे के जरिए, फंडिंग के जरिए, मैं समझता हूं वक्त के जरिए, इंटेलेक्ट के जरिए, माइंड स्पेस। आपने इसको, ये जो फील्ड है, इसको बड़ा रिस्ट्रिक्टिव रखा है। मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में, आर्मी वॉर कॉलेज में, नेवल वॉर कॉलेज में आप इसको पर देखते हैं। अब मेरे ख्याल में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में देख लेंगे, एक नई राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, होम मिनिस्ट्री ने बनाई है, उसके अंदर शायद देख लेंगे। मगर इस सब चीजों को का एक ज्यादा बड़ा परसेप्शन एकेडमिक वर्ल्ड में होना चाहिए। तो गाइस, जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे और वीडियो में मेजर साहब बता रहे थे कि वो ना डिस्कस कर रहे थे जो चाइना में ज़्यादा डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त उनको जो ख़तरा है ना, मतलब या जो भी उन्होंने जो मतलब ज़्यादा ध्यान दिया है ना, जो मेजर साहब ने शुरू से बताया था, 3 फ़ौजें हैं और वो तीनों ही पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं, क्योंकि चाइना की तरफ उनको, हाँ, पाकिस्तान की सरहद में नहीं, पाकिस्तान की सरहद की तरफ उनकी नजरें हैं पर हैं और यही कह रहे हैं कि यही हमारा मेन दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे नहीं समझ रहा है कि अगर कोई ऊपर से और अटैक करता है उनको तवज्जो दे ही नहीं रहा इंडिया। ये जो भी एंकर उठता है, जो भी मेजर साहब भी उठते हैं ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर तवज्जो दें। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और हमारा कोई दुश्मन है ही ना, और ना ही किसी और में हिम्मत है हमारे साथ लड़ने की। लेकिन उन्होंने चाइना को इग्नोर किया। और आपने मिसाल तो सुनी होगी, दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। इनको समझ जाना चाहिए था जब चाइना और पाकिस्तान के इतने रिलेशनशिप क्लोज हो रहे हैं, बिल्कुल इनको तो पता, इनको सोचना चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान के साथ इतना करीब है, तो जाहिर बात है पाकिस्तान मदद चाइना को दे रहा है, और दे रहा है, मदद भी दे रहा है, पावर भी दे रहा है कि इनके साथ लड़ो, इंडिया के साथ है। ये हमारी तरफ तवज्जो दे रहे हैं, आप इनको बीच में हमला इनसे करें। बिल्कुल जैसा कि हाल ही में लद्दाख में भी उन्होंने हमला किया, लद्दाख में जो ब्रिज पर हुआ था, और वो मैंने सुना है कि जब चाइना ने हमला किया था ना वहाँ पे, तो वो भाग गए थे, मतलब कि इंडिया जो आर्मी थी वो आई थी तो वो भाग गए थे। हम ये नहीं बोलते कि जो इंडिया आर्मी है वो कमज़ोर है, हम इस पे नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी है वो सारी की सारी पाकिस्तान की तरफ लगे हुई हैं। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेजर साहब की आपने वीडियो देखी, उन्होंने स्टार्ट में बोल दिया कि 3 हैं, तीनों ही इधर ही लगी हुई हैं पाकिस्तान की तरफ, और दूसरी जो है चाइना को इग्नोर कर रहे हैं। मतलब कि नहीं, चाइना को इग्नोर भी कर रहे हैं, और दूसरी जो आर्मी है इनकी 3 तो है ना, मतलब 3 है फौजें, वो इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ इनको मतवज्जा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी फौज है वो अभी तक तैयार नहीं हुई, जो इधर लद्दाख वाले एरिए वाले हैं। लेकिन जब हालात बोल रहे थे कि वो लेट हो जाएगी, जब हालात खराब हुए थे ना, तो इन्होंने टैंकर भी भेजे उधर, आर्मी भी सब चली गई, तो चाइना को परेशानी होगी, ये क्या होने लगा है। और वो तो उन्होंने पाकिस्तान की मदद ली कि आप कुछ आर्मी के सिपाही भेजें, अफसरान भेजें, और कुछ दबाव पे उन दुश्मन पर फैलेगा कि भी वो भी मदद मंगा रहे हैं और हम कुछ हौसला करें। बिल्कुल तो ऐसे ही मैं तो इनको मशवरा देता हूँ कि आगे भी पहले भी हो चुके हैं इनके मुज़ाकरात, 11-12 हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट इतना नहीं अच्छा है। मतलब कि चाइना भी यही चाहती है कि हमारा कब्जा, और इंडिया भी चाहती है हमारा कब्जा। और ये बात एक और है कि जो चाइनीज हैं उनकी भी आबादी काफ़ी है, वो भी तेज है, और इंडिया के भी हैं, जो पैसा भी ज़्यादा इंडिया से, तरक्की भी ज़्यादा कर रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, क्योंकि मतलब जो चाइना, और आप इंडिया को छोड़ें, चाइना तो यूएसए को भी मुँह तोड़ जवाब दे रहा है, कोई इसमें कोई शक नहीं। मतलब कि चाइनीज जो है ना, चाइना के वो बहुत ही तेज़ है। मतलब जो हमने काम करने होते हैं ना, वो उन्होंने पहले ही कर लिए होते हैं। मतलब कि हमने जो काम सोच ही रहे होते हैं तो वो करके बैठे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब कोरोना शुरू हुआ था चाइना में तो बहुत अमवात हुई थी, लेकिन आपने देखा यकदम से स्टॉप हो गया, कोई चाइना में
आदमी मार ही नहीं रहा था। बिल्कुल क्योंकि ऐसे हमारे इधर सिटी के कुछ स्टूडेंट थे, वो भी चाइना में पढ़ते हैं। बिल्कुल उन्होंने ऐसे ही, यहाँ राब्ता क्या हमारा भी उनसे हुआ था कि वो तो बता रहे थे हम आ रहे हैं, हालात बहुत ख़राब है, लेकिन चाइना ने बोला हम कंट्रोल कर जाएं। उनको अपने आप पर भरोसा था तो बिल्कुल उन्होंने बोला ना, खुद पर और भरोसा लेकिन था एक ऐसे। महीना ही लगा तो उन्होंने सारा कोरोना को कंट्रोल कर लिया। कोई अमवात नहीं, कोई कुछ नहीं, और धड़ाधड़ उनकी वैक्सीन मास्क वो और बिल्कुल बेचे इस जा पे रहे हैं और पैसा इस कमा रहे पे जो वो डिस्कस कर रहे थे ना सर, वो बोल रहे थे कि जो 1962 में ना जो चाइना था वो बहुत ही मतलब चढ़ाई कर रहा था इंडिया पे। उस वक़्त अगर ये उनका जवाब नहीं ना देते तो इंडिया जो चाइनीज़ है वो बहुत घुस जाने थे। और उसमें ये भी उस वक़्त फ़ौज ने बोला था, उनको बोला था कि अगर मतलब कि 1962 में उनको जवाब देकर फौज ने बिल्कुल। ये बोला था कि अगर तुम यहाँ आते हो तो हम भी वहाँ जाकर तुम पर हमला करेंगे। हाँ, तो हाँ। तब जाकर जो है ना चाइनीज़ आर्मी वो रुकी थी। मतलब कि ये रुक नहीं रहे थे, किसी से भी ना डर रहे थे ना कुछ। तो ये इंडियन फौज जो इंडियन आर्मी है उन्होंने उनको धमकाया और इस रोका, तो तब जाकर वो रुके थे। और यार इतनी भी इंडिया की आर्मी कमज़ोर नहीं जितना ये समझ रहे हैं। बिल्कुल लेकिन हम ऐसे। उनको यही बता रहे हैं कि आप दूसरों के भी कुछ देखें ना। हाँ, अगर ये यही। नहीं कि धमाका होता है मुंबई में तो यही नहीं कि मुसलमान ने धमाका किया और पाकिस्तान ने भेजा है। बिल्कुल पाकिस्तान इसी के का तो तालिबान है या जो हाँ, भी है। इसी का तो सारा वर्ल्ड फायदा उठा रहा है कि अगर इंडिया में कुछ होता है तो उन्होंने इल्ज़ाम तो ब्लेम ब्लेम तो पाकिस्तान को ही करना है ना, इसलिए हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे। अब ये आपके जैसे आप बोल रहे हैं जी, इंडिया के अंदरूनी दुश्मन बहुत हैं। बिल्कुल ये है। नहीं कि पाकिस्तान ही है, लेकिन इंडिया की आर्मी, इंडिया की मीडिया, ये सब इनकी मतवज्जो सिर्फ पाकिस्तान है कि बिल्कुल। पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है बड़ा, और इनको चाइना पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जैसा आप कि मेजर देखें ना, साहब ये बात ठीक है कि ये बस जो इंडियन आर्मी से हटकर जो मीडिया है जो भी उठता है वो सब बोलते हैं कि हमने जो ये पाकिस्तान ने किया। अगर बम धमाका आप देख रहे हैं कि आपके तो चाइना के साथ भी हालात जो है नहीं ठीक चल रहे, वो कुछ कर रहे हैं तो बोलेंगे पाकिस्तान कर रहा है। हाँ, तो तालिबान अब देख रहे हैं, तालिबान बोल रहे हैं कि हम वहाँ पे कब्ज़ा करेंगे, कश्मीर में जाएंगे, ये वो, तो अब फिर भी सब बोल रहे हैं कि ये पाकिस्तान करवा रहा है। इसी मामले में आप देख रहे हैं कि आज ISI जो उनका नाम क्या था, फैज़, उनको हटा दिया गया कि वो काबिल में गए थे। इसके पीछे कोई राज है ना कि वो जाकर तालिबान से मिले थे और उन्होंने ये काम किया जिसकी वजह से उनको हटा दिया गया है। पाकिस्तान ने यही सोचा कि इसको हटाएं, ये उनके साथ इतना क्लोज क्यों हुआ? हमें सारी दुनिया को जवाब देना होता है भाई आलमी बरादरी में। कि जैसा कि PK फिल्म में भी आमिर खान ने बताया था कि तुम्हें यकीन है कि सरफराज धोखा देगा, बिल्कुल ऐसे। तुम्हें क्या पता है कि मुसलमान धोखा देगा। तो वही बात आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान में जो मुसलमान है वही सब कुछ नहीं कर रहा है, आपके अंदरूनी भी दुश्मन है, आपकी कंट्री के दुश्मन है। बिल्कुल ऐसे ही ना, फौज को हर जगह पे जब तक कोई अंदरूनी आदमी मदद नहीं ना करता, इतने भी टेररिस्ट की हिम्मत नहीं होती कि रैश भी जाकर ढूंढ ले और इंडिया को पता भी ना चले, पुलिस लोकल पुलिस को, आर्मी को, जो भी नेवी को, उनको पता ही ना चले कि इधर कोई आया है और पाकिस्तानी है। और टेररिस्ट तो शक्ल से भी दिख जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपका एक अंदरूनी होता है आदमी जो उसकी मदद करता है, वो अपने ID कार्ड पर उसको होटल भी लेकर देता है। जो बिल्कुल मतलब होटल में तो वो रुकेंगे नहीं ना, 5 स्टार में कोई मल्ला होगा, गली होगी, उसमें ही रुकेंगे। हाँ, जैसे हम इंडियन फिल्म देखते हैं ना, तो अगर फिल्मों की बात छोड़ो यार, वो मतलब एक मिसाल ही है ना कि मतलब जब कोई टेररिस्ट आता है तो वो एक ऐसी जगह पर रहता है जहाँ कि आपका ख्याल ही नहीं कि यहाँ पे आदमी होगा। मैं ये बात कर रहा हूँ। अंदरूनी आपके जो मुल्क के होते हैं ना लोग, जो मेजर साहब बोलते हैं कि धोखेबाज होते हैं, बिल्कुल वो ही मदद करते हैं, और ऊपर से कोई मदद बाहर से नहीं करता। और इंडियन आर्मी ने जो सर बता रहे थे, उन्होंने बहुत सी जगह पर मतलब के जंगें जीती भी हैं। और 1962 जैसे इन्होंने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जवाब ना देते तो काफ़ी हालात इंडिया के थे ना जो ख़राब हो जाने थे। और मैं ये शोर से कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान इंडिया की थोड़ी भी मदद ना करे, इंडिया ने तो तबाह कर देना है आर्मी को। और पहले जैसे नहीं जंगे होनी के तलवारों के साथ लड़ना है, मुक्कों के साथ लड़ना है। अब तो भाई सब यहाँ बैठे हैं, यहाँ से एक इधर वो छोड़ेंगे, वहाँ से एक
थे उधर से, वो एटमी ताकत, सब भी एटमी ताकत है ना, वो भी छोड़ बिल्कुल देंगे। ऐसे ही। तो और ऐसे जंग गाइस होती है और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो जाएगा। ये नहीं कि पाकिस्तान आप एटमी बम इधर छोड़ते हैं, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा और इंडिया खुशहाल हो जाएगा। बिल्कुल ये दोनों गलत है, मुल्क ही बिल्कुल ऐसे। बर्बाद हो जाएंगे। और ये सब धमकी देते हैं, ऐसा करता कुछ नहीं। तो और आप गाइस मुझे ऐसे हाथ मजीद ना हम लगाएं। ऐसे वीडियो देखते रहेंगे मेजर साहब की और रिएक्ट करते और जाएंगे। मेजर साहब ने और बहुत अच्छे सवालात भी पूछे हैं, वो जो भाई थे वो भी बहुत हाँ सीनियर सर ने थे। बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।